आज हम बाबा के गुरुकुल में बिपिन चंद्र द्वारा लिखित आधुनिक भारत का इतिहास के चैप्टर 6 1857 यानी 1857 का विद्रोह को पढ़ेंगे। अगर हमारे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको तुरंत सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें जिससे कि उनको भी फायदा हो सके। तो हम स्टार्ट करते हैं। उत्तरी और मध्य भारत में 1857 में एक शक्तिशाली जन विद्रोह उठ खड़ा हुआ और उसने ब्रिटिश शासन की जड़ें हिलाकर रख दी। इसका आरंभ तो कंपनी की सेना के भारतीय सिपाहियों से हुआ, लेकिन जल्द ही इसने व्यापक रूप धारण कर लिया। लाखों लाख किसान, दस्तकार तथा सिपाही एक साल से अधिक समय तक बहादुरी से लड़ते रहे और अपनी उल्लेखनीय वीरता और बलिदान से उन्होंने भारतीय इतिहास में एक नया शानदार अध्याय छोड़ा। अब हम सामान्य कारण को पढ़ेंगे। सन 1857 का विद्रोह सिपाहियों के असंतोष का परिणाम मात्र नहीं था। वास्तव में यह औपनिवेशिक शासन के चरित्र, उसकी नीतियों, उसके कारण कंपनी के शासन के प्रति जनता के संचित असंतोष का और विदेशी शासन के प्रति उनकी घृणा का परिणाम था। एक सदी से अधिक समय तक अंग्रेज इस देश पर धीरे धीरे अपना अधिकार बढ़ाते जा रहे थे और इस काल में भारतीय समाज के विभिन्न वर्गों में विदेशी प्रशासन के प्रति जन असंतोष तथा घृणा में वृद्धि होती रही। यही वह असंतोष था जो आखिर एक जन विद्रोह के रूप में भड़क उठा। जन असंतोष का संभवतः सबसे महत्वपूर्ण कारण अंग्रेजों द्वारा देश का आर्थिक शोषण तथा देश के परंपरागत आर्थिक ढांचे का विनाश था। इन दोनों बातों ने बहुत बड़ी संख्या में किसानों, दस्तकारों तथा हस्तशिल्पियों को और साथ ही बड़ी संख्या में परंपरागत जमींदारों तथा मुखिया लोगों को निर्धनता के मुंह में झोंक दिया। हमने आरंभिक ब्रिटिश शासन के विनाशकारी आर्थिक प्रभाव का एक अन्य अध्याय में वर्णन किया है। अंग्रेजों की जमीन और राजस्व संबंधी नीतियां तथा कानून और प्रशासन की व्यवस्था इस असंतोष के अन्य सामान्य कारण रहे। खासकर जमीन के बहुत अधिक लगान के कारण जमीन का मालिकाना अधिकार बहुत सारे किसानों के हाथ से निकलकर व्यापारियों तथा सूदखोरों के हाथों में चला गया और वे कर्ज के भारी बोझ तले दबकर रह गए। ये नए जमींदार उन परंपराओं से अपरिचित थे जो पुराने जमींदारों को किसानों से जोड़कर रखती थी और इसलिए उन्होंने लगान को बेपनाह बढ़ाकर किसानों को तबाह कर दिया। जो किसान लगान अदा नहीं कर सके उनके जमीन छीन ली गई। किसानों की इस तबाही का नतीजा उन 12 बड़े तथा अनेक छोटे अकालों के रूप में सामने आया जो 1770 यानी 1770 और 1857 के बीच में पड़े। इसी तरह अनेक जमींदार भी भू राजस्व की मांग बढ़ाने के कारण परेशान हुए और उन्हें खतरा पैदा हो गया कि उनकी जमींदारी की जमीनें तथा अधिकार जब्त हो जाएंगे तथा गांव में उनकी स्थिति कमजोर हो जाएगी। जब अधिकारियों, व्यापारियों तथा सूदखोरों जैसे शुद्ध रूप से बाहरी लोगों ने उनकी जगह ले ली, तब अपनी स्थिति में गिरावट पर उनका असंतोष और बढ़ गया। इसके अलावा निचले स्तरों पर प्रशासन में व्याप्त भ्रष्टाचार ने साधारण जनता को बुरी तरह प्रभावित किया। पुलिस, छोटे अधिकारी तथा निचली अदालतें भ्रष्टाचार के मामले में बहुत बदनाम रहे। विद्रोह के कारणों की चर्चा करते हुए 1859 यानी 1859 में एक ब्रिटिश अधिकारी विलियम एडवर्ड ने लिखा है कि पुलिस को जनता कोढ़ समान समझती थी और पुलिस का दमन और लूट खसोट हमारी सरकार के प्रति जनता के असंतोष का प्रमुख कारण था। छोटे अधिकारी रैयत तथा जमींदारों को सताकर अपना घर भरने का कोई अवसर नहीं चूकते थे। न्याय की पेचीदा प्रणाली का लाभ उठाकर धनी लोग गरीबों का दमन करते रहे। लगान, भू राजस्व या कर्ज पर
चढ़ने वाले सूद का बकाया वसूल करने के लिए किसानों को कोड़े लगाना, कष्ट देना या जेल भेज देना आम बातें थी। अपनी बढ़ती गरीबी के कारण लोग हताश हो गए तथा अपनी स्थिति में सुधार की आशा में आम विद्रोह में शामिल हो गए। समाज के मध्य तथा उच्च वर्ग, खासकर उत्तर भारत में प्रशासन की अच्छी आय वाले ऊंचे पदों में शामिल नहीं किए जाते थे। इसका उन पर बुरा असर पड़ा। एक के बाद एक देसी रजवाड़ों के नष्ट होने का नतीजा यह हुआ कि जो भारतीय इन रजवाड़ों के प्रशासन और अदालतों में ऊंचे पदों पर थे, वे जीविका के साधन खो बैठे। अंग्रेजों का अधिकार जमने के कारण जो लोग सांस्कृतिक गतिविधियों के जरिए जीविका कमाते थे, वे भी बर्बाद हो गए। भारतीय शासक कला और साहित्य के संरक्षक थे और विद्वान धर्मगुरुओं तथा फकीरों आदि की सहायता करते थे। जब इन शासकों के अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी ने छीन लिए तो यह संरक्षण भी एकाएक समाप्त हो गया और जो लोग इस पर निर्भर थे वे गरीबी के चंगुल में जा फंसे। धर्मोपदेशकों, पंडितों और मौलवियों ने जो यह महसूस कर रहे थे कि उनका पूरा भविष्य खतरे में है, विदेशी शासन के प्रति घृणा पैदा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ब्रिटिश सरकार की अलोकप्रियता का एक और प्रमुख कारण उसका विदेशी होना भी था। अंग्रेज भारत में लगातार परदेशी ही बने रहे। उनके और भारतीय लोगों के बीच कोई संबंध या संपर्क नहीं रहा। पहले के विदेशी शासकों की तरह अंग्रेज ने उच्च वर्गों के भारतीयों से भी सामाजिक मेलजोल नहीं बढ़ाया। उल्टे वे प्रजातीय श्रेष्ठता के नशे में चूर रहे तथा भारतीयों के साथ अपमानजनक और घृणापूर्ण बर्ताव करते रहे, जैसा कि सर सैयद अहमद खान ने बाद में लिखा है। उच्चतम श्रेणियों के देसी लोग तक भी बिना अंदरूनी डर के तथा बिना कांपे हुए कभी अधिकारियों के सामने उपस्थित नहीं हुए। सबसे बड़ी बात यह है कि अंग्रेज भारत में बसने, इसे अपना घर बनाने नहीं आए थे। उनका प्रमुख उद्देश्य धन कमाना तथा उस धन को लेकर ब्रिटेन लौटना होता था। भारत की जनता अपने नए शासकों के इस मूल विदेशी चरित्र को अच्छी तरह पहचानती थी। उन्होंने कभी भी अंग्रेजों को अपना शुभ चिंतक नहीं माना और उनके एक एक क्रियाकलाप को शंका की दृष्टि से देखते रहे। इस तरह उनके अंदर एक धुंधली सी ब्रिटिश विरोधी भावना पहले से मौजूद थी, जो 1857 के विद्रोह से पहले भी अनेक अंग्रेज विरोधी जन विद्रोहों में अभिव्यक्त होती रही। जनता के बीच बढ़ते असंतोष के इस काल में कुछ ऐसी घटनाएं भी हुई जिनसे अंग्रेज सेनाओं की अपराजयता का भ्रम टूट गया और लोगों में यह विश्वास पनपने लगा कि ब्रिटिश सरकार के दिन अब बहुत थोड़े रह गए हैं। पहले अफगान युद्ध 1838 से 1842, पंजाब के युद्धों 1845 से 1849 तथा क्रीमियाई युद्ध 1854 से 1856 में अंग्रेज सेनाओं की बुरी तरह पराजय हुई। 1855 से 1856 में बिहार, बंगाल के संथाल कबीलों के लोग कुल्हाड़े तथा धनुष तीर लेकर विद्रोह पर उतर आए और अपने क्षेत्र से कुछ समय के लिए ब्रिटिश शासन का सफाया करके उन्होंने जन विद्रोह की क्षमताओं को स्पष्ट कर दिया। हालांकि इन युद्धों में जीत आखिरकार अंग्रेजों की ही हुई और उन्होंने संथाल विद्रोह को भी कुचल दिया। फिर भी प्रमुख मुकाबलों में कुछ नुकसानों से स्पष्ट हो गया कि एक एशियाई सेना भी डटकर लड़े तो अंग्रेज सेना को हरा सकती है। वास्तव में अंग्रेजों की शक्ति को कम समझकर भारतीयों ने इस समय एक बड़ी राजनीतिक भूल की। इस भूल की एक बड़ी कीमत 1857 के विद्रोहों को चुकानी पड़ी।
परंतु साथ ही इस कारण के ऐतिहासिक महत्व को नहीं भूलना चाहिए। जनता केवल इसलिए विद्रोह नहीं करती कि वह अपने शासकों को उखाड़ फेंकना चाहती है, इसके साथ ही उसमें यह भरोसा भी होना चाहिए कि यह काम वह कामयाबी के साथ कर सकती है। लॉर्ड डलहौजी ने 1856 में अवध को ब्रिटिश शासन में शामिल कर लिया। पूरे भारत में तथा खास तौर पर अवध में इसकी तीखी प्रतिक्रिया हुई। विशेष रूप से इसके कारण अवध में और कंपनी की सेना में विद्रोह का वातावरण बन गया। डलहौजी के इस काम से कंपनी के सिपाही नाराज हो गए। इन सिपाहियों में 75,000 अवध के थे। अखिल भारतीय भावना के अभाव में इन सिपाहियों ने शेष भारत को जीतने में अंग्रेजों की सहायता की थी, लेकिन उनके अंदर क्षेत्रीय और स्थानीय निष्ठा थी और उन्हें यह बात बुरी लगी कि उनका अपना प्रांत विदेशी अधिकार में आ गया था। इसके अलावा अवध के अधिग्रहण के कारण सिपाहियों की आय पर बुरा असर पड़ा। अब अवध में उनके परिवारों के पास जो जमीनें थीं, उन पर उन्हें अधिक टैक्स देने पड़ते थे। अवध के अधिग्रहण के लिए डलहौजी ने जो तर्क दिया था वह यह था कि वह जनता को नवाब के कुप्रबंध से तथा तालुकेदारों के दमन से मुक्ति दिलाना चाहता था, परंतु वास्तव में जनता को कोई राहत नहीं मिली। उल्टे साधारण जनता को अब पहले से अधिक भू राजस्व तथा खाने पीने की वस्तुओं, मकानों, खोमचों तथा ठेलों, अफीम और न्याय पर अधिक टैक्स देने पड़ रहे थे। नवाब का प्रशासन तथा सेना भंग होने से हजारों कुलीन तथा भद्र लोग, अधिकारी तथा उनके साथ साथ अनेक अमले के लोग, सिपाही बेरोजगार हो गए। लगभग हर किसान के घर में कोई ना कोई बेरोजगार हुआ। इसी तरह जो व्यापारी, दुकानदार तथा दस्तकार अवध के दरबार तथा कुलीनों की सेवा करते थे, उनकी भी जीविका चली गई। इसके अलावा अधिकांश तालुकेदारों तथा जमींदारों की जागीरें भी अंग्रेजों ने जब्त कर ली। संपत्तिहीन बने इन तालुकदारों की संख्या लगभग 21,000 थी। अपनी खोई जागीरों और सामाजिक स्थिति को पुनः प्राप्त करने के लिए बेचैन ये लोग ब्रिटिश शासन के सबसे खतरनाक दुश्मन बन गए। डलहौजी द्वारा अवध तथा कई अन्य राज्यों के अधिग्रहण ने देसी रजवाड़ों के शासकों में खलबली मचा दी। अब उन्हें पता चला कि अंग्रेजों के प्रति उनके झुक झुक कर वफादारी जताने के बाद राज्य फैलाने की अंग्रेजों की भूख शांत नहीं हुई। इससे भी अधिक महत्वपूर्ण बात यह हुई कि अंग्रेजों की राजनीतिक प्रतिष्ठा को बहुत बड़ा धक्का लगा। इसका कारण था कि भारतीय शासकों के प्रति अपने मौखिक या लिखित वादों तथा समझौतों को उन्होंने बार बार तोड़ा था। उनका राज्य हड़पा था या उनके अपने अधीन बनाकर उनके सरों पर अपने आदमी बिठा दिए थे। राज्य हड़पने या उन्हें अधीन बनाने की यह नीति नाना साहब, झांसी की रानी तथा बहादुर शाह जैसे अनेक शासकों को अंग्रेजों का कट्टर दुश्मन बनाने के लिए सीधे सीधे जिम्मेदार थी। नाना साहब पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे। अंग्रेज बाजीराव द्वितीय को जो पेंशन दे रहे थे उसे नाना साहब को देने से इनकार कर दिया तथा उनको अपनी पैतृक राजधानी पूना से बहुत दूर कानपुर में रहने पर बाध्य किया। इसी तरह झांसी को हड़पने की अंग्रेजों की जिद ने स्वाभिमानी रानी लक्ष्मीबाई का गुस्सा भड़काया। रानी की इच्छा यह थी कि उनके स्वर्गीय पति के सिंहासन पर उनका दत्तक पुत्र बैठे। 1849 में डलहौजी ने मुगल वंश की प्रतिष्ठा पर यह घोषणा करके चोट की थी कि बहादुर शाह के उत्तराधिकारी को ऐतिहासिक लाल किला छोड़कर दिल्ली के बाहर कुतुब मीनार के पास एक बहुत छोटे निवास स्थान में रहना होगा। और 1856 में केनिंग ने यह घोषणा की कि बहादुर शाह की मृत्यु के बाद मुगलों से सम्राट की
पदवी छीन ली जाएगी और वे सिर्फ राजा ही कहे जाएंगे। ब्रिटिश शासन के विद्रोह में जनता के खड़े होने का एक प्रमुख कारण लोगों की यह धारणा भी थी कि इस शासन के कारण धर्म खतरे में है। इस भय का प्रमुख कारण उन ईसाई मिशनरियों की गतिविधियां थी जो हर जगह स्कूलों, अस्पतालों, जेलों और बाजारों में देखे जाते थे। ये मिशनरी लोगों को ईसाई बनाने का प्रयास करते तथा हिंदू धर्म और इस्लाम पर सार्वजनिक रूप से तीखा और भोंडा प्रहार करते थे। वे जनता की पुरानी और प्रिय परंपराओं और मान्यताओं की खुलकर हंसी उड़ाते और उनकी निंदा करते थे। साथ ही उन्हें पुलिस का संरक्षण प्राप्त था। उन्होंने जब कुछ लोगों का सचमुच धर्म परिवर्तन कराया तो जनता को अपने धर्म के सामने उपस्थित खतरे का जीता जागता प्रमाण मिला। जनता को आशंका थी कि विदेशी सरकार इन मिशनरियों की गतिविधियों को संरक्षण देती है। सरकार के कुछ कामों तथा बड़े अधिकारियों की कुछ गतिविधियों से इस आशंका को और बल मिला। 1850 में सरकार ने एक कानून बनाया जिसके अनुसार धर्म बदलकर ईसाई बनने वालों को अपनी पैतृक संपत्ति में अधिकार मिल गया। इसके अलावा सरकार अपने खर्च पर सेना में ईसाई उपदेशक या पादरी रखती थी। अनेक नागरिक और सैनिक अधिकारी मिशनरी प्रचार को प्रोत्साहन देना तथा सरकारी स्कूलों और जेलों तक में ईसाई धर्म की शिक्षा की व्यवस्था करना अपना धार्मिक कर्तव्य मानते थे। अनेक लोगों की रूढ़िवादी धार्मिक और सामाजिक भावनाएं उन मानवतावादी उपायों के कारण भी भड़की जो सरकार ने भारतीय सुधारकों की सलाह पर किए। उनका मत था कि एक विदेशी ईसाई सरकार को अपने धर्म और परंपराओं में हस्तक्षेप करने का कोई हक नहीं था। सती प्रथा का उन्मूलन, विधवा पुनर्विवाह संबंधी कानून तथा लड़कियों के लिए पश्चिमी शिक्षा की व्यवस्था इन लोगों को ऐसे ही अनाधिकारिक हस्तक्षेप की तरह लगी। पहले के भारतीय शासकों ने मंदिरों और मस्जिदों से जुड़ी जमीनों को उनके पुजारियों या सेवा संस्थानों को कर से मुक्त रखा था। अब इनसे कर वसूल करने की सरकारी नीति से भी लोगों की धार्मिक भावनाओं को चोट लगी। इसके अलावा इन जमीनों पर निर्भर अनेक ब्राह्मण और मुस्लिम परिवार गुस्से से उबल उठे और यह प्रचार करने लगे कि अंग्रेज उनके धर्म को नष्ट करने पर तुले हुए हैं। 1857 का विद्रोह कंपनी के सिपाहियों के विद्रोह से आरंभ हुआ। इसीलिए हमें यह देखना होगा कि ये सिपाही जिन्होंने अपनी निष्ठापूर्ण सेवा से कंपनी को भारत विजय में समर्थ बनाया था और जिन्हें अच्छी प्रतिष्ठा तथा आर्थिक सुरक्षा प्राप्त थी, एकाएक विद्रोही क्यों हो उठे। यहाँ पहली बात ध्यान में रखने की यह है कि ये सिपाही कुछ भी हो भारतीय समाज के अंग थे और इसलिए दूसरे भारतीयों पर जो गुजरती थी उसे ये भी कुछ हद तक महसूस करके दुखी होते थे। समाज के दूसरे वर्गों, खासकर किसानों की आशाएं, इच्छाएं और दुख दर्द इन सिपाहियों के बीच भी प्रतिबिंबित होते थे। यह सिपाही दरअसल वर्दीधारी किसान ही था। अगर ब्रिटिश शासन के विनाशकारी आर्थिक कृत्यों से उनके निकट संबंधी पीड़ित होते थे तो उस पीड़ा को ये सिपाही भी महसूस करते थे। वे भी इस सामान्य विश्वास से ग्रस्त थे कि अंग्रेज अनेक धर्मों में दखलंदाजी कर रहे थे और सभी भारतीयों को ईसाई बनाने पर तुले हुए थे। उनके अपने अनुभव भी इस विश्वास को बल देते थे। वे जानते थे कि सेना में राज्य के खर्च पर ईसाई धर्मोपदेशक मौजूद थे। इसके अलावा कुछ ब्रिटिश अधिकारी भी धार्मिक जोश में आकर सिपाहियों के बीच ईसाई धार्मिक प्रचार किए करते थे। सिपाहियों की अपनी धार्मिक या जातिगत शिकायतें भी थीं। उन दिनों भारतीय लोग जाति के नियमों आदि का
कड़ाई से पालन करते थे। सैनिक अधिकारियों की तरफ से सिपाहियों का जाति या पंथ के चिन्हों के उपयोग पर, दाढ़ी रखने या पगड़ी पहनने पर प्रतिबंध था। 1856 में एक कानून बना जिसके अनुसार हर नए भर्ती होने वाले सिपाही को आवश्यकता हो तो समुद्र पार जाकर भी सेवा करने की जमानत देनी पड़ती थी। इससे भी सिपाहियों की भावनाओं को चोट पहुंची, क्योंकि उस समय की हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार समुद्र यात्रा पाप थी और इसके दंड में किसी को जाति बाहर भी कर दिया जाता था। सिपाहियों को अनेक दूसरी शिकायतें भी थी। अधिकारियों तथा सिपाहियों के बीच एक बहुत बड़ी खाई पैदा हो गई थी तथा ब्रिटिश अधिकारिक सिपाहियों से अक्सर अपमानजनक व्यवहार करते थे। एक तत्कालीन ब्रिटिश परीक्षक ने लिखा है कि अधिकारी और सिपाही परस्पर मित्र नहीं बल्कि एक दूसरे के लिए अजनबी ही बने रहे। सिपाही को एक हीन प्राणी माना जाता है, उसे डांटा फटकारा जाता है, इसके साथ बुरा बर्ताव होता है, उसे निग्रो जैसा माना जाता है, उसे सुअर कहकर पुकारा जाता है। छोटे अधिकारी उसे एक हीन प्राणी मानकर व्यवहार करते हैं। अगर भारतीय सिपाही अपने अंग्रेज समकक्ष जितना श्रेष्ठ योद्धा हो तो भी उसे कम पैसा दिया जाता था और अंग्रेज सिपाही से भी बुरे ढंग से रखा या खिलाया पिलाया जाता था। इसके अलावा उसकी पदोन्नति की आशाएं भी नहीं के बराबर थी। कोई भी भारतीय 60 से 70 रुपये मासिक पाने वाले सूबेदार से ऊपर नहीं उठ सकता था। वास्तव में सिपाही का जीवन ही कठिनाइयों से भरा था। स्वाभाविक था कि सिपाही इस बनावटी तथा उन पर लादी गई हीनता से खुश नहीं थे। जैसा कि ब्रिटिश इतिहासकार T.R. होल्म्स ने लिखा है, अगर वह हैदर जैसी बहादुरी का परिचय दे तो भी वह जानता है कि वह एक मध्य स्तरीय अंग्रेज अधिकारी जितना वेतन नहीं पा सकता और लगभग 30 वर्ष तक निष्ठापूर्ण सेवा करने के बाद जो पद वह प्राप्त करेगा वह भी उसे इंग्लैंड से नए नए आए किसी रंग रूट की हुक्म अदायगी से सुरक्षित नहीं कर सकेगा। सिपाहियों के असंतोष का एक और तत्कालिक कारण था हाल में जारी वह आदेश कि सिंध या पंजाब में तैनाती के समय उन्हें विदेश सेवा भत्ता नहीं मिलेगा। इस आदेश के कारण अधिसंख्यक सिपाहियों के वेतन में बड़ी कटौती हुई। अवध अनेक सिपाहियों का घर था। इसके हड़पे जाने ने उनकी भावनाओं को आग की तरह भड़का दिया। वास्तव में सिपाहियों के असंतोष के पीछे एक लंबा इतिहास रहा है। बंगाल में बहुत पहले 1764 में ही एक सिपाही विद्रोह घटित हो चुका था। अधिकारियों ने 30 सिपाहियों को तोपों के मुंह पर बांधकर उड़ा दिया था और इस प्रकार विद्रोह को दबा दिया था। 1806 में बेल्लूर में सिपाहियों ने विद्रोह किया था, मगर भयानक हिंसा का सहारा लेकर इसे दबा दिया गया था और कई सौ सिपाही युद्ध में मारे गए थे। 1824 में बैरकपुर में सिपाहियों की 47वीं रेजिमेंट के समुद्री रास्ते से बर्मा जाने से इनकार करने पर वह रेजिमेंट तोड़ दी गई थी। उसके निहत्थे सिपाहियों पर तोपखाने ने गोले बरसाए थे और सिपाहियों के नेताओं को फांसी दे दी गई थी। 1844 में वेतन और भत्ता के सवाल पर 7 बटालियनों ने विद्रोह किया। इसी तरह अफगान युद्ध से कुछ ही पहले अफगानिस्तान में तैनात सिपाही विद्रोह करने ही वाले थे। सेना में व्याप्त असंतोष को समाप्त करने के लिए एक मुसलमान और एक हिंदू सूबेदार को गोली मार दी गई थी। सिपाहियों में असंतोष इस कदर व्याप्त हो चुका था कि 1858 में बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर फेडरिक हैलिडे को कहना पड़ा था कि बंगाल की फौज कमोबेश
बागी और हमेशा विद्रोह के लिए तैयार थी और तय है कि कभी ना कभी अगर संयोगवश उत्तेजना तथा अवसर मिले तो वह विद्रोह कर बैठती। इस तरह बड़ी तादाद में भारतीय जनता तथा कंपनी के सिपाहियों के बीच विदेशी शासन के प्रति व्याप्त तीखी नापसंदगी बल्कि घृणा भी मौजूद थी। आगे चलकर सैयद अहमद खान ने अपनी पुस्तक कॉलेज ऑफ द इंडियन म्यूटिनी में इस भावना को इस प्रकार व्यक्त किया है। धीरे धीरे यह सोच भारतीयों की आदत बन गई कि सभी कानून उन्हें नीचे गिराने और तबाह करने और उन्हें तथा उनके देशवासियों को उनके धर्म से वंचित करने की दृष्टि से बनाए गए थे। अंत में एक समय वह आया जब सभी लोग अंग्रेज सरकार को एक धीमा जहर, रेत की रस्सी या आग की घातक लौ समझने लगे। वे यह मानने लगे कि अगर आज वे सरकार के चंगुल से बच भी निकले तो कल तो वे फंसेंगे ही, और अगर कल भी बच निकले तो तीसरे दिन उनकी बर्बादी अवश्यंभावी है। लोग सरकार में परिवर्तन होते हुए देखना चाहते थे और ब्रिटिश शासन की जगह दूसरे शासन के आने के विचार से दिली खुशी महसूस करते थे। इसी तरह दिल्ली में विद्रोहियों द्वारा जारी एक घोषणा में कहा गया था, पहली बात यह है कि हिंदुस्तान में जहां 200 रुपये मालगुजारी होनी चाहिए थी वहां उन्होंने 300 रुपये वसूले, और जहां 400 रुपये होने चाहिए थे वहां उन्होंने 500 रुपये खसोटे, और अभी भी वह अपनी मांगें बढ़ाते जाने पर अड़े हुए हैं। दूसरे, उन्होंने चौकीदारी टैक्स को 2 गुना, 4 गुना और 10 गुना बढ़ा दिया है। वे जनता को तबाह करना चाहते हैं। तीसरे, सभी प्रतिष्ठित और विद्वान लोगों की रोजी मारी गई तथा लाखों लाख लोग जीवन की आवश्यकताओं से वंचित हैं। जब रोजी की तलाश में कोई एक जिले से दूसरे जिले में जाना चाहता है तो हर प्राणी पर सड़क की चुंगी के नाम पर छापाई ली जाती है तथा उसे हर गाड़ी पीछे 4 से 8 आने तक देने पड़ते हैं। केवल वे ही लोग जो ये सब चुकाते हैं सार्वजनिक सड़कों पर यात्रा करने की छूट पाते हैं। हम अत्याचारों के दमन का कहां तक वर्णन करें। धीरे धीरे स्थिति यहाँ तक आ गई कि यह सरकार हर व्यक्ति का धर्म नष्ट करने पर तुल चुकी है। 1857 का विद्रोह ब्रिटिश नीतियों और साम्राज्यवादी शोषण के प्रति जन असंतोष का उभार था, परंतु यह आकस्मिक घटना नहीं थी। लगभग 1 सदी तक पूरे भारत में ब्रिटिश आधिपत्य के विरुद्ध तीव्र जन प्रतिरोध होते रहे थे। बंगाल और बिहार में जैसे ही ब्रिटिश शासन स्थापित हुआ, सशस्त्र विद्रोह शुरू हो गए और जैसे जैसे यह नए क्षेत्रों को जीतता गया, वहां भी ये विद्रोह फूटते गए। देश के किसी न किसी भाग में सशस्त्र विद्रोह को बिना शायद ही कोई साल या एक बड़े विद्रोह के बिना शायद ही कोई दशक गुजरा हो। 1763 और 1856 के बीच 40 से अधिक बड़े विद्रोह और सैकड़ों छोटे विद्रोह हुए। इन विद्रोहों का नेतृत्व अक्सर राजे, नवाब, जमींदार, भूस्वामी, पोलीगार करते थे, मगर लड़ने वाली फौजों में किसान, दस्तकार और पदच्युत भारतीय शासकों के या जागीर और शस्त्रागार से वंचित कर दिए गए जमींदारों और पौलीगारों के भूतपूर्व सैनिक होते थे। ये लगभग निरंतर चलने वाले विद्रोह कुल मिलाकर बहुत भयानक होते थे, मगर अपने प्रसार में ये पूरी तरह स्थानीय तथा एक दूसरे से असंबद्ध होते थे। उनके प्रभाव भी स्थानीय भी होते थे। अब हम तत्कालिक कारण को पढ़ेंगे
1857 तक विद्रोह के लिए बारूद जमा हो चुका था। केवल उसमें एक चिंगारी की देरी थी। चर्बी मिले कारतूसों की घटना ने यह चिंगारी भी बारूद को दिखा दी और सिपाहियों के विद्रोह पर उतर आने पर साधारण जनता भी उठ खड़ी हुई। नए एनफील्ड राइफल का उपयोग सबसे पहले सेना में ही आरंभ किया गया। इसके कारतूसों पर चर्बी सने कागज का घोल चढ़ा होता था और कारतूस को राइफल में भरने से पहले इसके सिरे को दांतों से काटना पड़ता था। कुछ उदाहरणों में इस खोल में गाय और सूअर की चर्बी का प्रयोग किया गया था, जिससे हिंदू तथा मुसलमान सिपाही दोनों भड़क उठे। उन्हें लगा कि चर्बीदार कारतूसों का प्रयोग उनके धर्म को नष्ट कर देगा। इनमें से अनेक का विश्वास था कि सरकार जानबूझकर उनके धर्म को नष्ट करने के तथा उन्हें ईसाई बनाने के प्रयत्न कर रही है। बगावत का वक्त आ पहुंचा था। तो यहाँ पर इस चैप्टर का आपका ये पार्ट समाप्त हुआ। अगले पार्ट में हम विद्रोह का आरंभ को पढ़ेंगे। तो यहाँ तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।